अपने को। तो एसी करंट कब? जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज हो तो वो कहेंगे एसी करंट। अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड में तो चेंज है लेकिन ये लगातार इस एक्सिस से ऊपर है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, पोलैरिटी में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? दिस इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो वेरिएबल डीसी है ये। कैसा है? वेरिएबल डीसी, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल डीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो कांस्टेंट डीसी है, ये अपन जानते ही हैं, कांस्टेंट डीसी। ठीक है बात। तो एसी समझना, यानी एसी को हम कैसे समझेंगे? तो डायरेक्शन चेंज होना इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी चेंज होना इंपॉर्टेंट है, और हर गिवन टाइम पे। ठीक है, तो एक बात तो हो गई एसी की ये। अब दूसरा, अपन एसी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, या एसी किस किस टाइप की हो सकती है? तो जैसे ये जो ग्राफ अपन ने देखे, यहाँ पे इस ग्राफ को बोलेंगे साइनोसोइडल एसी। साइनोसोइडल एसी, साइनोसोइडल का वर्ड कहाँ से बना? साइन के कर्व से। साइन का जो कर्व होता है वैसा होता है। तो साइनोसोइडल एसी मतलब जो साइन के कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करे उसको बोलेंगे साइनोसोइडल। इसको बोलेंगे स्क्वायर एसी। यहाँ पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो स्क्वायर एसी। तो हमारे सिलेबस में हम जो बात करेंगे वो सारी की सारी बात होगी साइनोसोइडल एसी की। साइनोसोइडल एसी ही हम पढ़ने वाले हैं, यही वेरिएशन हम पढ़ेंगे बस। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो प्रोडक्शन का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। याद कीजिए, आपकी कॉलोनीज के बाहर या घरों के बाहर एक, जब कभी लाइट चली जाती है तो डीसी जनरेटर रखा होता है ना, जैसे अपने स्कूल में भी रखा हुआ है। तो डीसी जनरेटर यही काम करता है, सॉरी डीजल जनरेटर, नॉट डीजी, डीजल जनरेटर। सो डीजल से वो चलता है। चलने से क्या होगा? जब डीजल उसमें पोर करते हैं, उसको जब ऑन करते हैं तो इंजन चालू होता है। इंजन चालू होने से एक अंदर कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल लगातार अंदर घूमती है, रोटेट करती है। ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करना शुरू करती है, और दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई है। तो मैग्नेट्स के बीच में रखे होने से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक कॉइल रोटेट करती है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, बात हम जानते हैं। फ्लक्स कितना था याद है? बी डॉट ए, या बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कैसे लिखेंगे? तो जैसे ये घूम रहा है, जितनी देर में जितना घूमेगा उसके हिसाब से थीटा मिलेगा। ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लिखते थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। और अगर इस पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स को एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बात हम जानते हैं, पहले हम कर चुके हैं। अब मुझे निकालना है कि इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ से दिया जा सकता है डी फाइव बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के साथ। एन बी ए ये सब तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है माइनस साइन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो लिखूंगा सिर्फ साइन ओमेगा टी। और क्योंकि अंदर टी के साथ ओमेगा भी है तो ये मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा ओमेगा। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस पूरी टर्म को लिख दूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आपको मिलता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखें तो टाइम के साथ साथ ये साइन की फॉर्म में वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे साइन की फॉर्म में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो करंट भी हम लिख सकते हैं, आई हो जाएगा ई बाई आर, जो भी इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, या आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या है? ई नॉट बाई आर, और ई नॉट क्या था? एन बी ए ओमेगा बाई आर। तो ये तरीका है एक एसी प्रोड्यूस करने का। क्या किया? एक कॉइल को एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट किया तो उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ या इंड्यूस्ड करंट आया। इस करंट को अपन क्या बोलेंगे? एसी करंट। और ये कैसा एसी है? ये साइनोसॉइडल एसी हम देख पा रहे हैं, साइन की फॉर्म में ये वेरी कर रहा है। दिस इज साइनोसॉइडल एसी। तो ये इसके प्रोडक्शन का तरीका हो गया। तो एसी में हमने दो बातें अभी तक सीख ली। एक तो पहचानना, ग्राफ दे रखा है वहां से कैसे पहचानेंगे, तो पोलैरिटी लगातार चेंज होनी चाहिए तो एसी हो जाएगा। दूसरा कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये बात भी हम यहाँ से देख चुके हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पे।
कि इस एसी करंट में क्या क्या जो बातें हैं, जो पैरामीटर्स है, वो अपने को ध्यान रखने हैं। तो इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात आती है एवरेज करंट की, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एक बात तो ये आती है, और दूसरी बात आगे आएगी जिसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। दूसरा आएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये दो बातें यहाँ पे अपने सामने आएंगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ये क्या है? एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि अगर एक रजिस्टर मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इससे अगर मैं करंट पास कराता हूँ आई, और अगर एक करंट टी टाइम तक पास होती है, तो आप क्या बोलेंगे? कितना चार्ज यहाँ से पास हुआ होगा? आई इंटू टी के बराबर यहाँ से चार्ज पास हुआ होगा। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इतना चार्ज यहाँ से पास हुआ होगा। अगर ये एक डीसी करंट थी, तो मैं लिख सकता हूँ आई डीसी इंटू टी। सोचो, अगर मैं एक एसी करंट यहां से पास कराता हूं उसी रेजिस्टेंस से उतने ही टाइम के लिए, ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि एसी की जो वैल्यू है वो तो लगातार चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है कि कितना करंट यहाँ से या कितना चार्ज यहाँ से पास हुआ, तो कैसे निकालेंगे उस बारे में अपन बात करेंगे। तो एसी की जो एवरेज वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो बोलती है कि आप अगर एक डीसी पास कराएं तो जितना चार्ज फ्लो होगा, एक एसी पास कराने पे भी उतना ही चार्ज अगर फ्लो होता है, तो ये डीसी जो है ये इस एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। क्या बोला मैं? मैंने बोला कि अगर एक एसी करंट आप पास करा रहे हैं, टी टाइम के लिए पास करा रहे हैं, उससे जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा, अगर वो चार्ज इस डीसी को उतने ही टाइम तक पास कराने के लिए सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डीसी करंट है यही इस एसी का एवरेज वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है बात? तो एवरेज वैल्यू किसको रिलेट करता है? एवरेज वैल्यू रिलेट करता है करंट को या चार्ज को, कि अगर दोनों कंडीशन में चार्ज सेम फ्लो हो रहा है सेम टाइम में, तो वो डीसी वैल्यू ही उस एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो भी कैसे निकालें इस बारे में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में एवरेज निकालने का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कि सबको सम कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दो। कि मान लो आपको 10 बच्चों का वेट पता है, उन सबका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? हर एक का वेट ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। यही होगा। अब यहाँ पे मुझे निकालना है कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, और उसका एवरेज देखना है, मुझे करंट का एवरेज देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और कितना टाइम में फ्लो हुआ, दिस इज एवरेज करंट, क्यू बाई टी। टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए? तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका होगा इंटीग्रल आई डी टी। क्यों मैंने इंटीग्रेशन किया? क्योंकि करंट यहाँ पे है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और टाइम के साथ ये लगातार वेरी कर रहा है। तो जब भी वेरी कर रहा होगा तो मुझे इंटीग्रेशन मेथड ही यूज करना होगा। तो इंटीग्रल आई डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। अब बात आती है लिमिट लगाने की, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ये इसका ग्राफ बनेगा आई टी। अब आप खुद मुझे बताइए कि ये आई डी टी इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व, क्योंकि ये कर्व कौन सा है? आई और टी वाला। तो इंटीग्रल आई डी टी इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व, ये वाला। अगर मैं एक पूरी साइकिल की बात करता हूँ, पूरी साइकिल मतलब यहां से लेके यहां तक, जीरो से टी तक एक साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो इस एक साइकिल में जितना एरिया मुझे ऊपर मिल रहा है उतना ही एरिया मुझे नीचे भी मिल जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू जीरो हो गई, है तो मैं समझ गया। लेकिन हम इसीलिए बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए, कि ये एरिया कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग में निकाल पाऊंगा कि एवरेज वैल्यू कितनी है। क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आने वाली है? हमेशा जीरो ही आने वाली है। तो ये बात हम लिख लेते हैं कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल आई एवरेज इज जीरो। तो अपन बात करेंगे फॉर हाफ साइकिल ये एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, यहाँ से लिमिट लगाते हैं इंटीग्रल आई डी टी। लिमिट लगाते हैं जीरो से टी बाई टू तक, क्योंकि हाफ साइकिल है और टोटल टाइम भी नीचे कितना ले रहे हैं अपन? टी बाई टू, हाफ साइकिल की बात करते हैं। ये अपन आई एवरेज निकालना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो आई की वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी
डिवाइडेड बाय टी बाई टू ये है और 0 से टी बाई टू तक ये भी है। आप इसका इंटीग्रेशन ट्राई कीजिए जल्दी से एक बार, देखिए क्या आ रहा है। साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और लिमिट पुट करके देखिए क्या मिलता है। जल्दी से कोशिश कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठा हो ना साथ में, वेब सीरीज नहीं देखनी है, लिखना है साथ साथ। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, ये टी नॉट, ये टी बाई टू तो बाहर है ही, इस तरीके से ये बन जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और जब इंटीग्रेशन में ओमेगा आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आके एक ओमेगा बाहर। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, और लिमिट आपकी लगा रहे हैं 0 से टी बाई टू तक। चलिए, तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, जब टी बाई टू पुट करेंगे माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई टू माइनस कॉस ऑफ 0, ये आपके पास बन रहा है। अब क्योंकि अपन जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसको यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी cos of omega t is 2 pi, तो omega t by 2 is pi minus 0, ये आपके पास बन गया। cos pi होता है -1, cos 180 is -1, और cos 0 is +1, तो ये अंदर बन रहा है -2 आपके पास फाइनल। तो देखें ध्यान से, तो अंदर बाहर से आ जाएगा -2 4 आई नॉट बाई ओमेगा टी, ये आपके पास बना। और ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ 4 आई नॉट बाई 2 पाई और 2 I naught by pi. This is average value of an AC. 2 I naught by pi. किसके लिए एवरेज वैल्यू है, फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए एवरेज कितनी थी, 0 थी, तो हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आएगी 2 I naught by pi के बराबर। अब अगर आपसे पूछें एक छोटा सा क्वेश्चन कि भैया एक वायर है, इस वायर के अंदर एक बार 2 एम्पियर डीसी करंट फ्लो कराई गई, तो इसमें जो चार्ज फ्लो हुआ वो फ्लो हुआ 10 कूलम्ब्स। ठीक है, अगर इसमें एक एसी करंट फ्लो कराई जाती सेम टाइम के लिए, टी टाइम यहाँ था, टी टाइम यहाँ भी है, और यहाँ जो चार्ज आता वो भी 10 कूलम्ब ही आता, तो बताइए इस एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो आप अपना आंसर सीधा क्या दे देते, 2 एम्पियर्स। क्यों ऐसा, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन थी कि जितना डीसी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उससे जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, अगर एक एसी भी उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है सेम टाइम में, तो ये डीसी ही इस एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो आप अपना आंसर सीधा दे देते। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाता कि एक रेजिस्टेंस है जिसमें एक एसी करंट फ्लो कर रही है और जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 साइन 50 टी, अगर एक ऐसा यहाँ पे आपको करंट का इक्वेशन दे रखी है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो अभी आपने जाना एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर। और आई नॉट कहाँ से आएगा, तो आई नॉट इस इक्वेशन से आएगा। इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ से कंपेयर करके समझ में आता है कि आई नॉट इज 2, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 बाई पाई, और 4 बाई पाई इज योर आंसर। 4 बाई पाई एम्पियर इज द एवरेज करंट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, एवरेज करंट किसको रिलेट करता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस बात को रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी की। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और जो आप थर्मो पढ़ के आए थे तब भी आपने पढ़ा होगा। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो निकालने का तरीका उल्टा चलते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, और फिर रूट लेते हैं। इससे आप किसी का भी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो जैसे आपके पास है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मुझे निकालना है आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं करूंगा इसका स्क्वायर, मतलब आई का स्क्वायर, फिर मैं इसका लूंगा मीन। मीन अभी आपने देखा कैसे लेते हैं, इंटीग्रल dt बाय टाइम, इस तरीके से मीन लिया जाता है। और फिर मैं इसका लूंगा रूट, तो ये बनेगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा, मीन को लिखने का तरीका ये भी होता है, मीन जब भी लिखा हो या एवरेज जब भी लिखा हो तो उसको लिखने का तरीका होता है ये, ऐसे ब्रैकेट बना के भी आप एवरेज लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप आई आर एम एस को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, आई आर एम एस इज ऑल्सो रूट ओवर स्क्वायर किया, मीन लिया, फिर रूट ले लिया, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी आने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे हो चुका है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, जो आई का ग्राफ था वो था ऐसा साइन का, लेकिन आई स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि करंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर करती है तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाना है। तो अब आप इसके लिए चाहे हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू निकालें या फिर फुल साइकिल का आरएमएस वैल्यू निकालें, बात एक ही आने वाली है, क्योंकि सबके लिए वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। तो अपन यहाँ पे फुल साइकिल की बात कर लेंगे ताकि लिमिट लगाना आसान रहे। तो अपन देखते हैं आई आरएमएस, तो पहले करते हैं आई स्क्वायर। चलिए सबसे पहले आई स्क्वायर देख लेते हैं। तो आई स्क्वायर तो सीधी सी बात है, हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई था ये, आई स्क्वायर हो जाएगा ये। इसका लेना है अपने को मीन। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान से देखें, मीन में एक वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। जब मैं आई स्क्वायर का मीन लूंगा तो इसमें मुझे मीन लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर का, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा का मुझे मीन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से वैसे ही बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा। और हमेशा याद रखिए कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इनका मीन लेना पड़े तो इनके स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हाफ। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दीज मीन्स 1/2। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, आप लिमिट लगा रहे हैं एक पूरी साइकिल का, मतलब 2 पाई के लिए तो लगा देंगे 2 पाई, 0 से 2 पाई। ये जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिल के आएगा 1/2। तो क्योंकि नीट के बच्चे भी अपने साथ हैं तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो या तो आप मैथ्स में भी ऑलरेडी सीख चुके होंगे साइन स्क्वायर का, और अगर नहीं सीखा है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आपको यहाँ पे cos 2 थीटा की टर्म में इसको रिप्लेस करना है, साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन करके लिमिट लगानी है। ठीक है, तो मैथ्स वाले बच्चों को ये करना है और देखना है कि क्या आंसर हाफ आता है या नहीं आता। बट फिलहाल हम इसको लेके चलते हैं कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे या मीन लेंगे तो आपका आंसर आएगा हाफ। तो अब मैं आप यहाँ आराम से आई आर एम एस निकाल सकते हैं। आई आर एम एस इज रूट ओवर इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी बाई टी, ये है। तो रूट ओवर इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई टोटल टाइम टी, ये आपके पास आ रहा है। और हमने अभी देखा कि साइन स्क्वायर का जो मीन आता है वो आता है 1/2। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट। सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस कितना मिल जाएगा आपके पास, आई नॉट बाई रूट 2। दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ अ करंट, ऑफ अ एसी करंट। तो इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है इसको। आई आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट 2। ये आई नॉट यहाँ पे क्या है, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। आई नॉट इज पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो ग्राफ पहुंचता है। तो आई नॉट इज पीक वैल्यू, आई आर एम एस इज आर एम एस वैल्यू, एवरेज इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने करंट के लिए निकाला है वैसे ही ठीक आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। वी एवरेज या पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर करें वो भी ऐसा ही हो जाएगा, वी नॉट टू वी नॉट बाई पाई हाफ साइकिल के लिए। ऐसे ही वी आर एम एस ये हो जाएगा वी नॉट बाई रूट 2। ये बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा आपने पहले किया था। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन से हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आपने आरएमएस वैल्यू निकालना तो सीख लिया, लेकिन ये है क्या, आरएमएस वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आरएमएस की अगर बात करें, जैसे एवरेज रिलेट करता था चार्ज को,
या मीन रिलेट करता था चार्ज को, वैसे ही आरएमएस किसको रिलेट करेगा इस बारे में बात करते हैं। तो आरएमएस रिलेट करता है कि अगर एक रेजिस्टेंस से आपने करंट पास करा है, कोई डीसी करंट आर रेजिस्टेंस था, और मान लीजिए टी टाइम तक यहाँ से ये करंट पास हुई, तो यहाँ पे एक हीट जनरेट होती है जो आप जानते हैं कितनी लिखी जाती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर। अगर यही एक एसी करंट इससे पास हो रही होती और सेम टाइम के लिए पास होती, और यहां से भी अगर सेम हीट निकल के आती, तो बोलता है कि ये जो डीसी वैल्यू है यही इस एसी की आरएमएस वैल्यू है। क्लियर है बात? तो वहां आपने रिलेट किया था चार्ज को, यहां आप रिलेट करते हैं हीट को, एनर्जी को या पावर को, कि जब सेम पावर प्रोड्यूस होती है एक एसी से जो कि प्रोड्यूस कर रहा था एक डीसी भी सेम टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वही डीसी उस एसी का आरएमएस वैल्यू है। क्लियर है बात? तो अगर आपके सामने ऐसा बोला जाए कि एक डीसी जो कि 5 एम्पियर है यहाँ से पास हो रही है और यहाँ का रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम में 10 जूल हीट प्रोड्यूस करती है, और एक एसी यहाँ से पास हो रही है सेम आर सेम टी टाइम में ये भी 10 जूल हीट प्रोड्यूस करती है, तो इस एसी के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर के बराबर, जो कि इस डीसी की वैल्यू है। ये इसका सीधा सीधा सा मतलब है। क्लियर है? और अगर आपसे बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट पास हो रही है I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू लेते हैं 20 पाई इंटू टी, तो यहां से आपसे पूछा गया बताइए इसके लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट क्या है, 5, 5 इज द आई नॉट। कंपेयर करना है हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन नॉट बाई रूट टू करेंगे, 5 बाई रूट टू आपका आएगा आरएमएस वैल्यू। ये सीधा सीधा सा आंसर आ गया। अगर एवरेज पूछा जाता तो जो हमने अभी किया था, एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना आ जाता, 2 I0/पाई, तो आ जाएगा 2 × 5/पाई विच इज 10/पाई। तो ये सारी वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी है। एक आसान सा क्वेश्चन इस पे अगर करें तो आपको दो कंडीशन दे रखी है, रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का, करंट इससे पास हो रही है मान लीजिए 5 एम्पियर, और कितनी देर के लिए पास हो रही है, तो लेट्स से 1 सेकंड के लिए पास हो रही है। ठीक है, जहां पे ये डीसी करंट है, लेट्स से यहाँ पे एक एसी करंट है, ओके, और इस एसी करंट का जो पीक वैल्यू है आई नॉट वो यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, 5 एम्पियर, और ये है 1 ओम, टाइम यहाँ भी दे रखा है 1 सेकंड। पूछा गया यहाँ जो हीट जनरेट हुई वो H1 है, यहाँ जो हीट जनरेट हुई वो H2 है, तो इन दोनों का रेशियो बताइए, H1:2 H2 बताइए। तो H1 यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, विच इज I कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इंटू R इज 2 इंटू टाइम इज 1, ये हो गया आपके पास 50 जूल्स। जबकि यहां अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा I स्क्वायर R इंटू टी, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस I शुड बी IRMS। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप एसी से हीट कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसी में हीट, एनर्जी या पावर की बात होगी हमेशा आरएमएस वैल्यू की ही बात होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अपन आरएमएस वैल्यू यूज करके सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा 5/√2, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट इज 5, तो 5/√2 का स्क्वायर इंटू R इज 1 इंटू टाइम इज 1, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 25/2 जूल्स। और आप यहाँ से रेशियो आराम से ले सकते हैं, H1/H2 आपसे पूछा गया था, आंसर आएगा 50/25/2 विच इज 4, तो ये आपका आंसर आ गया रेशियो का 4। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई आपको? यस सर। ओके ध्रुवी, बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपकी दो बेसिक बातें हो गई जिसमें अपन ने बात करा कि एसी पहचानना कैसे है, एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, और एसी में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए 2I0/पाई होती है। आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल लो या हाफ साइकिल लो या कोई भी उसमें से पोर्शन ले लो, सबके लिए सेम ही आने वाली है, विच इज I0/√2।
यही सारे फॉर्मूलाज आप पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हो जाएगा V0/√2 RMS और 2V0/π हो जाएगा एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अपने को ध्यान रखने हैं। एवरेज वैल्यू रिलेट करता है चार्ज को, आरएमएस वैल्यू रिलेट करता है हीट को या एनर्जी को या पावर को। सारे एक ही बात नहीं, एक ही जगह से बन के आ रही है। ठीक है, तो ये अपने को सब ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्किट्स की, कि सर्किट्स में एसी जब यूज करेंगे तो क्या क्या चीजें देखने वाली होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपने को यहाँ पे टोटल 7 सर्किट की बात करनी है, 7 सर्किट्स। ओके, कौन कौन से 7 होंगे? तो एक तो अपन पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस वाला, कैपेसिटेंस वाला और इंडक्टर वाला। तो ये इंडिविजुअल जब मैं एसी के साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या क्या होगा? एक रजिस्टर कनेक्ट किया एसी सप्लाई के साथ, एक कैपेसिटर या एक इंडक्टर। उसके बाद बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन, आरएल सर्किट, सॉरी आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, और यहां से क्या बन जाएगा? एलआर सर्किट या आरएल सर्किट। और उसके बाद बनेगा इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन विच इज आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट, जिसको आप बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तो ऐसे 7 सर्किट अपने को यहाँ पे टोटल पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये अपन 7 सर्किट्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन एक रेजिस्टेंस से, जिसको बोलेंगे रेजिस्टिव सर्किट। तो पहला अपना पोर्शन है रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा? एक एसी सोर्स होगा। एसी सोर्स को कैसे बनाते हैं? एसी सोर्स को बनाने का तरीका होगा ये, दिस इज एन एसी सोर्स, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने रेजिस्टेंस। एसी सोर्स आपने दे रखा है V = V0 sin ωt। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, V0 इज द पीक वैल्यू। ये सारी बातें आपके पास सामने है। ठीक है, अब जब आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे कोई करंट अंदर फ्लो हो रहा होगा विच इज I, और हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि I = V/R। तो यहाँ लिख सकता है I = V0/R sin ωt, which is I = I0 sin ωt। ठीक है, ये हो गया आपका करंट। I0 यहाँ पे क्या है? V0/R के बराबर है। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सा इसमें कॉन्सेप्ट था कि जितना करंट, कितना करंट पास होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, जितना रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ से अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं। पर अब यहाँ पे खास बात आती है एनालिसिस की, और एनालिसिस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ये है एसी, और एसी में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे खास बात यह है कि क्योंकि ये एसी है, यहाँ पे टाइम के साथ साथ वैल्यूज चेंज होती हैं। टाइम के साथ करंट कुछ और होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड को यूज करते हैं, और उस मेथड को बोला जाता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है। ये फेजर डायग्राम्स क्या है? तो फेजर डायग्राम्स हैं किसी स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर की तरह शो करना, वेक्टर फॉर्म में शो करना, ताकि उसका एनालिसिस आसानी से किया जा सके। इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर की तरह शो करना, वेक्टर की तरह ट्रीट करना, उसी तरीके से कैलकुलेट करना ताकि एनालिसिस आसान हो सके, इसे बोलते हैं फेजर मेथड या फेजर डायग्राम। क्लियर है? अब यहाँ पे स्केलर कौन है? तो क्योंकि हम जानते हैं करंट भी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उनको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब उनकी हम लेंथ लेंगे, उनकी हम डायरेक्शन बताएंगे, कितने एंगल पे हैं, ये सारी बातें बताएंगे। तो हमें 2 चीजों के डायग्राम बनाने हैं, एक करंट का, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का, और दोनों को एक ही डायग्राम में अपने को शो करना है। तो फेजर डायग्राम के लिए कुछ स्टैंडर्ड अपन सेट कर लेते हैं, ताकि हर एक सर्किट के लिए अपन उसी हिसाब से चलते रहेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि फेजर डायग्राम बनेगा इस तरीके से, एक्स और वाई एक्सिस। ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो हमेशा रहेगी करंट के लिए। अब इसको फिक्स कर दीजिए कि ये हमेशा करंट के लिए ही रहने वाली है, इसका और कोई यहाँ पे काम नहीं है, हमेशा करंट इधर रहेगा। ठीक है बात? दूसरी बात जो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इधर इधर या कहीं भी और आ सकता है, उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एनीवेयर। अब वो कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम कैसे बनाए, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो अपना
पहला सर्किट है रेजिस्टिव सर्किट। इसमें अपने को कंपेयर करना होगा दो इक्वेशंस को। कौन कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस वाली, ये रही, और दूसरी इक्वेशन है करंट वाली, ये रही। और इसमें कंपेयर क्या करना है? कंपेयर करना है इनका फेज। याद करो फेज क्या होता है, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ साइड में कि अगर लिखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या क्या है? दिस ओमेगा टी मतलब साइन के साथ या कॉस के साथ जो अंदर वाली पूरी टर्म होती है, इसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज। और अगर दो बातों में डिफरेंस देखना है, दो फेजेस का डिफरेंस जो आएगा उसे बोलेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता है जिसको अपन डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करें कि इस इक्वेशन पोटेंशियल वाली और करंट वाली, इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, तो देखो इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज भी कितना है? ओमेगा टी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो दोनों सेम है, डिफरेंस तो जीरो है। तो फॉर दिस केस, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फेज डिफरेंस कितना हो गया? फेज डिफरेंस हो गया जीरो। फॉर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज जीरो। अगर ऐसा है तो हमें फेज कहां से बनाना है, फेज डिफरेंस कहां से बनाना है? तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। जो भी फेज डिफरेंस बनेगा वो यहीं से बनेगा, इधर या इधर की तरफ। अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, फेज डिफरेंस नेगेटिव है तो नीचे की तरफ चलेंगे। पर यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब ये भी वेक्टर कहाँ बन जाएगा? आई के ऊपर ही ये वेक्टर बन जाएगा, इसी तरफ ये वेक्टर बन जाएगा, विच इज वी। और क्योंकि रेजिस्टेंस का क्रॉस है, मैं इसको लिख देता हूँ वी आर। तो ये आपका बन गया फेजर डायग्राम, जिसमें अपने दो वेक्टर्स बनाए, एक करंट का, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस किसका क्रॉस? रेजिस्टेंस का क्रॉस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें दो डायग्राम, हर डायग्राम में दो वेक्टर्स बनाने हैं, एक करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप हमेशा मूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आप उसको बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए दोनों सेम होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अगर इसके लिए साइन वाले ग्राफ बनाते हैं, तो मान लीजिए ये V वाला ग्राफ हो गया, लेट्स से, या I वाला ग्राफ हो गया, आप इसको कोई भी ग्राफ मान सकते हैं। तो दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। तो जो ग्राफ जहां चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। इस तरीके से दोनों में साइन का ही ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे करंट वेरी कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। फिर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव में इंक्रीज हुए फिर डिक्रीज हुए, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस जीरो होना। फाई इज जीरो हियर। ग्राफ कोई भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको V का ग्राफ बोल सकते हैं, इसको I का ग्राफ बोल सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, दोनों ओवरलैप भी हो सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपने लिखा है V इज इक्वल टू आई आर। तो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके हिसाब से इनकी